हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर 50 क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 7th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। इससे पहले दोस्तों हम काफी चीजें कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने 6th क्लास एनसीईआरटी को देखा है। इसके बाद जो आज का हमारा जो चैप्टर है पृथ्वी के अंदर, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक भाग की क्या है संरचना है। अगर हम किसी भी बात में, अगर आसान सी बात में कहें कि आसान सी लैंग्वेज में अगर हम किसी भी बात को कहें, तो अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो हम क्या कह देते हैं, पृथ्वी की जो आकार है या संरचना है, आंतरिक जो संरचना है वह किस प्रकार से है, एक प्याज के समान है। मतलब क्यों, अब मैं कुछ पूछेंगे यहाँ पर प्याज के समान ही क्यों कहा, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं अगर एक प्याज को अगर हम बीच से काटते हैं तो क्या देखेंगे, सबसे पहले उसमें एक केंद्र होगा, ठीक है, उसके चारों तरफ क्या रहता है, छोटे छोटे क्या है, एक लेयर पाई जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है, हमारी पृथ्वी में भी क्या है, कई सारी लेयरें पाई जाती हैं। इसे ही क्या कहा दिया जाता है, भूपर्पट्टी, ठीक है, ठीक है। इन्हें कहा, जो ये परतें पाई जाती हैं इन्हें कहा जाता है परपट्टी, ठीक है। क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है परपट्टी, ठीक है। क्यों कहा जाता है, और ये पृथ्वी पर पाई जाती हैं इसलिए इन्हें क्या कह दिया जाता है, भूपर्पट्टी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अगर हम इंट्रोडक्शन में देखें तो किस प्रकार की इसकी संरचना है, एक प्याजनुमा संरचना है। अगर जिसे बीच में से अगर हम काटें तो वह क्या है, कई भागों में हमें देखने को मिलती है। जैसे कि आप देखेंगे कि परत पे परत देखने के लिए मिलती है। जैसे आप देखेंगे कि सीमा, सियाल, निफे, ये सारी चीजें हैं क्या, इस चैप्टर में हम इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उन्हें देखेंगे, ठीक है। क्यों इस प्रकार की संरचनाएं बनती हैं, इन सब को हम क्या है इस चैप्टर में यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप समझ गए कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, वह किस प्रकार से, और उनकी जो परतें पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, भूपर्पट्टी कहते हैं। वहीं अगर हम देखें तो इससे पहले मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था 6th क्लास एनसीईआरटी में, क्या था, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, ठीक है। वह चैप्टर था पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, जिसमें हमने देखा था कि पर्वत क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं, ठीक है। उसी के साथ हमने देखा था, जब जलमंडल देख रहे थे तो जलमंडल में हमने देखा था कि क्या प्रमुख की जो क्या होती है, इसकी जो क्या होती है, जलमंडल में हमने देखा था कि महासागर क्या होते हैं, कितने महासागर हैं। इस प्रकार से जो क्या है, जो 6th क्लास एनसीईआरटी है उसी को हम क्या है आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 6th 7th को जब हम पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं पीछे वाले जो चैप्टर्स रहेंगे उनसे हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहेंगे। तो अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो उन्हें जरूर देख लें, क्योंकि वो यहाँ पर क्या है काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जैसे कि हमने बताया कि पृथ्वी के प्रमुख स्तर हो, अब हम परतों की बात कर रहे हैं तो पृथ्वी क्या, मान लीजिए ये क्या है, पूरी एक पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, इसका ये पूरा एक पोर्शन हो गया, ठीक है। अब इसका मैंने ये केंद्र हो गया, इसका मैंने एक टुकड़ा ले लिया, ठीक है, ये क्या हो गया, एक टुकड़ा ले लिया। अब इसके हम बारे में हम बात करेंगे। देखो ये क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर कई जगह क्या है, महाद्वीप पाए जाते हैं, और कहीं पर क्या पाया जाता है, महासागर पाए जाते हैं। तो महाद्वीप में मैंने ये एक माउंटेन बना दिया, ठीक है। इसके बाद ये हमने यहां पर ये कर दिया, इसके आगे हमने क्या कर दिया, महासागर को दर्शा दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, महासागर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, महाद्वीप, ठीक है, और ये क्या हो गया, महासागर, ठीक है। ये चीज समझ गए। अब यहां पर क्या है, एक बार यहां पर लिखा गया है एनसीईआरटी में कि जो ये क्या है, जो महाद्वीपीय जो परतें हैं जिन्हें क्या कहा गया है, सहती, महाद्वीप पर जो परतें पाई जाती हैं वह क्या है, लगभग 35 किलोमीटर तक पाई जाती हैं। कितना, लगभग 35 किलोमीटर तक, ठीक है। क्या पाई जाती हैं, 35 किलोमीटर पर तक। और अगर हम वहां पर देखें, जल में देखें तो ये जो परतें रहती हैं, ये क्या है, जो भूपर्पट्टी पाई जाती है वह कितनी पाई जाती है, मात्र 5 किलोमीटर। कितना पाई जाती है, मात्र 5 किलोमीटर तक ये क्या है, परतें पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना है। क्यों, अब पूछोगे कि यहां पर इतनी ज्यादा क्यों और यहां पर इतनी कम क्यों। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो विश्व का सबसे ऊंचा जो क्या है शिखर है, उसकी अगर हम देखें तो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट,
जिसकी अगर हम हाइट देखें तो क्या है 8848 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या हो गया माउंट एवरेस्ट। वहीं अगर हम देखें कि सबसे गहरी जो क्या है, ठीक है, गहरी जो स्थान है उसकी अगर हम गहराई की बात करें तो उसकी गहराई कितनी देखी थी हमने 11.2 किलोमीटर। ठीक है, वह क्या है 8 पॉइंट, ये मीटर में, ठीक है, ये क्या है मीटर में। अगर हम देखें ये 11.2 है और ये 8.8 है। ठीक है, अगर इन दोनों को ही मिलाएं तो लगभग कितना बैठ जाता है 20 किलोमीटर। ठीक है, कि इन दोनों में ही कितना अंतर आ जा रहा है, पृथ्वी के सबसे ऊंचे और गहरे पॉइंट में ही 20 किलोमीटर का अंतर आ जा रहा है। तो इसमें क्या है 35, जहां पर ये महाद्वीप पाया जाता है वहां पर गहराई जो क्या होती है 35 होती है, और जहां पर महासागर पाए जाते हैं वहां पर क्या होती है, इसकी गहराई कितनी होती है, मात्र 5 किलोमीटर होती है। ठीक है, इसमें जो यहां पर क्या होती है अलग अलग प्रकार की परतें पाई जाती हैं। जैसे अगर हम महाद्वीप में देखें तो यहां पर क्या है, अगर हम देखें तो सीमा, सियाल, ठीक है, ये क्या है परतें पाई जाती हैं। महासागर में देखें तो यहां पर क्या पाई जाती है, सीम में या सीमा जिसे हम क्या देते हैं। ठीक है, यहां पर दो मतलब निकलते हैं, सी से क्या हो जाता है सिलिका प्लस एल्यूमिना। ठीक है, इससे मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे क्या क्या दिया जाता है, ठीक है, Cl क्या दिया जाता है। और इसे क्या है, ये सी में है, जिसमें क्या देखते हैं हम कि ये क्या बनता है सियाल, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। किससे बनकर बना होता है, सीमा प्लस, सीमा किससे बना होता है, देख लीजिए आप, सिलिका प्लस मैग्नीशियम क्या हो गया, जो क्या है महासागर में पाया जाता है उसे क्या कहा गया है, सिलिका और सीमा कहा गया है। क्यों, यह सिलिका प्लस मैग्नीशियम का बना होता है। वहीं अगर हम देखें महासागर में तो इसे क्या कह दिया जाता है, सियाल क्या दिया जाता है। क्यों, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम का बना होता है, इसलिए इसे हम क्या कह देते हैं, सियाल कह देते हैं। तो ये क्या है, यहां पर महाद्वीपीय संगति की बात कही है। ठीक है, इसके बाद जो इन्होंने बात कही है, सीमा सियाल समझ गए कि क्या होता है। इसके बाद इन्होंने कही है कि इन परपट्टी के नीचे भी क्या होती है, परतें पाई जाती हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, मुख्यतः परपट्टी हो गई। ठीक है, इतनी ये समझ गया कि ये क्या होती है, परतें होती हैं। यहां तक मान लीजिए ये क्या हो गई, परतें हो गई। सीमा सियाल निफे समझ गए। अब इसके बाद क्या होता है, मेटल की एक क्या होती है, परत पाई जाती है। ठीक है, जिसकी गहराई कितनी होती है 2900 किलोमीटर के आसपास, जिसकी क्या है यहां पर गहराई को दर्शाया गया। ठीक है, क्या बताया है कि इसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक फैला होती है, जिसके इसकी सबसे आंतरिक परत को हम क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसकी सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं। ठीक है, ये आपके लिए याद रखना है। क्या कहा जाता है, ये मैं इस पोर्शन को दर्शा रहा हूं, जैसे कहीं पर इसमें पहाड़ है, कहीं पर महासागर है, इस प्रकार की जो संरचना है उसे मैंने यहां पर दिखाया है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना, महाद्वीप पर कितनी होती है 35 किलोमीटर, वहीं महासागर पर मात्र 5 किलोमीटर होती है। इसके बाद क्या होता है, मेटल स्टार्ट होता है, जिसकी गहराई लगभग क्या होती है 2900 किलोमीटर, और इसके सबसे अंतिम भाग को क्या कह दिया जाता है, क्रोड कह दिया जाता है। ठीक है, इतना समझ गए। इसकी जो पृथ्वी है इसकी त्रिज्या लगभग अगर हम देखें तो इसकी त्रिज्या मात्र कितनी है, अगर हम देखें तो लगभग कितनी मानी जाती है 3500 किलोमीटर। त्रिज्या क्या होती है, किसी भी वर्ग के, ठीक है, केंद्र से जो क्या है एक बिंदु तक खींचे, बाहरी बिंदु तक खींचे गए को क्या कह दिया जाता है, त्रिज्या। इसकी त्रिज्या क्या बताई है इन्होंने 3500 किलोमीटर। इसकी जो त्रिज्या है वह लगभग कितनी बताई है 3500 किलोमीटर, इसकी क्या है त्रिज्या यहां पर बताई गई है। ठीक है, तो यह क्या है आपके लिए यहां पर दिखाया गया। ठीक है, इसी में क्या है, यह मुख्यतः निकिल और लोहे के बनी होती है, इसलिए इसे क्या है निफे कहा जाता है। ये किसकी बनी होती है, निफे, निकिल प्लस फेरस। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कह दिया जाता है, आपके लिए याद रखना है कि इसे निफे कहा जाता है। केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। जो इसका ये जो केंद्र है
यहाँ पर जो दाब होता है काफी उच्च मात्रा में, मतलब कि काफी अधिक मात्रा में इसका जो दाब होता है वह यहाँ पर बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला टॉपिक है सेल एवं खनिज। ठीक है, सेल एवं खनिज। ठीक है, तो इतना तो समझ गया होगा। अब मैं इसे रफ कर रहा हूं क्योंकि इसके आगे हमें क्या है, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो यहां पर अगला जो टॉपिक दिया है इन्होंने, सेल एवं खनिज। सेल क्या होती है और खनिज क्या होते हैं, उनके बारे में यहां पर हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों की बनी होती है। जो हमने पृथ्वी की जो परत देखी वह अनेक प्रकार के सेलों की बनी होती है। पृथ्वी की परपटी बनाने में खनिज पदार्थों की भी प्राकृतिक पिंड के को सेल कहते हैं। क्या कहा है, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंगों, आकार एवं गठन के हो सकते हैं। मुख्यतः सेल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं हम देखते हैं कि यह कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। आग्नेय, ठीक है, अवसादी, और इसके बाद क्या है, कायांतरित। ठीक है, क्या है, कायांतरित। तो इन्हें अंग्रेजी में क्या कह दिया जाता है, अग्नेय को इग्नीशियस, और ठीक है अवसादी को सेंडिमेंट्री, और क्या है, कायांतरित को मेटामॉर्फिक सेल कहा जाता है। ठीक है, द्रवित मैग्मा जब ठंडा होता है, जैसे कि मैंने बताया था, जो ज्वालामुखी है जो क्या होता है, विस्फोट होता है। ठीक है, जो पृथ्वी के केंद्र में जो क्या है, जो क्रोड है, वहां पर जो क्या है, जो सेलें पाई जाती है, क्या है, द्रवित अवस्था में पाई जाती है। जिसके जब पृथ्वी पर जब ज्यादा प्रेशर हो जाता है, तो मैंने बताया था कि क्या होता है कि ज्वालामुखी उद्गार के साथ, मतलब कि जो अंदर से जो द्रवित पदार्थ है वह क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। अंदर से जो द्रवित पदार्थ है वो बाहर निकलने लगता है, और क्या होता है, आसपास का जो एरिया है वहां फैलने लगता है। अब जब ये बाहर निकलता है तो ये क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है, और ये बाहर निकलते ही क्या हो जाता है, ठंडा होने लगता है। क्या होने लगता है, ठंडा होने लगता है, क्योंकि अंदर बहुत गर्म होता है और बाहर का जो मौसम होता है वह क्या होता है, बाहर का जो टेम्परेचर रहता है वो काफी ठंडा रहता है, जिसके कारण जब ये निकलता है तो ये क्या है, बहुत ही जल्दी ठंडा होने लगता है। ठीक है, ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार बने सेलों को हम क्या कह देते हैं, जब ये ठंडा होने लगता है, और इसी प्रकार से फिर जो सेलें बनती हैं उसे क्या कह दिया जाता है, अग्नेय चट्टानें कहते हैं। उन्हें क्या कह देते हैं, अग्नेय या इग्नीशियस रॉक्स के नाम से जानते हैं, जिसे हम प्राथमिक सेल के रूप में देखते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, प्राथमिक सेल कहा जाता है। किसे, अग्नेय चट्टानों को प्राथमिक सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ज्वालामुखी से जो द्रवित पदार्थ निकलते हैं उन्हें क्या होता है, वह ठंडे होने से बनती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अग्नेय चट्टानें कहते हैं। अग्नेय चट्टानों को भी हम क्या है, 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट रहता है वह आंतरिक और क्या होता है, बहिर्वेदी। मतलब कि इसमें इन्होंने कहा है कि अंतर्वेदी और बहिर्वेदी कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया है, अंतर्वेदी। पहले को क्या कहा गया है, अंतर्वेदी। ठीक है, और बहिर्वेदी। ठीक है, अब ये अंतर्वेदी और बहिर्वेदी का मतलब क्या है, जो पृथ्वी पर जब ये मैग्मा निकल रहा है, जो मान लीजिए ये क्या है, 1 और 2 परत, जो ये बाहर वाली परत है इसे क्या कह दिया, बहिर्वेदी। ठीक है, बाहर वाली परत को बहिर्वेदी, और अंदर वाली जो परत है इसे क्या कह दिया, अंतर्वेदी। ठीक है, इस प्रकार से आपके लिए याद रखना है, जो बाहर के जो पोर्शन रहता है उसे बहिर्वेदी, और जो अंदर वाली परत है उसे क्या कह दिया, अंतर्वेदी परत के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना। देखो वास्तव में आग के तरल द्रवित मैग्मा होता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो बहुत तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है।
प्रॉपर्टी पर इसी प्रकार के शैल को बहिर्वेदी अग्नेय शैल कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज तो मैंने कहा कि जो मैग्मा होता है वह क्या है, बाहर निकला और बहुत जल्दी ठंडा हो गया, और जो उसके मैग्मा का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसे क्या कह दिया जाता है, बहिर्वेदी अग्नेय शैल कहा जाता है। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब इसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है, जिसके उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं वह यहीं पर पाई जाती हैं। और भारत में आपके लिए याद रखना है कि दक्कन पठार बेल चट्टानों जो क्या है, दक्कन पठार है वह बेसाल्ट जो चट्टानें हैं उनका सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। भारत में आपके लिए याद रखना है कौन सा है, दक्कन की पठार। ठीक है, ये आपके लिए याद रखना है। इसके बाद आपके लिए देखना है कि अब ये क्या होता है, अंतर्वहित। ठीक है, अब कौन सा बचता है यहां पर, बहिर्वेदी चट्टानें। ठीक है, बहिर्वेदी चट्टानों को देखा, अब कौन सी चट्टानें देखेंगे, अंतर्वेदी चट्टानें। ठीक है, कौन सी, अंतर्वेदी चट्टानें। अब देखो बेसाल्ट चट्टानों का हमने ये, ठीक है, बहिर्वेदी चट्टानों का, बहिर्वेदी अग्नेय चट्टानों का उदाहरण देखा, दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों का बना है। ठीक है, तो ये आपके लिए याद रखना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर की गहराई में भी ठंडा हो जाता है। जैसे कि आप माना, इसे मैं अभी पूरा एक्सप्लेन करता हूं, पहले पूरा पढ़ लूं। ठीक है, इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्वेदी अग्नेय चट्टान कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये, ठीक है, के कारण ये बड़े दानों के रूप में ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। ठीक है, देखो अब क्या है कि ये क्या है, मैग्मा जो है ये क्या है, सीधे सीधे बाहर ना निकला। ठीक है, मतलब कि आप देखा कि ये क्या है, ज्वालामुखी है। अब यहां पर ये जो ऊपर आ रहा था ये क्या है, कुछ इस प्रकार से टूट के जो पृथ्वी के अंदर ही कहीं पर यहां पर जमने लगा। ठीक है, जिसके कारण ये क्या है, बहुत ही धीरे धीरे ठंडा हुआ, जिसे क्या, जो क्या है एग्जाम्पल होता है अंतर्वेदी अग्नेय चट्टानों का। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत जैसे ये बाहर निकल आया जो, वो क्या है बहुत ही तेजी से ठंडा हो गया। ठीक है, पर जो क्या है अंदर रहा, ठीक है, तो वो क्या होगा, बहुत ही धीरे धीरे मात्रा में होगा। ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे ठंडा होगा, जिसका एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या देखते हैं यहां पर, ग्रेनाइट। क्या होता है, ग्रेनाइट चट्टानें यहां पर हमें देखने के लिए मिलती हैं, किसमें, एग्जाम्पल के तौर पर अंतर्वेदी अग्नेय चट्टानों में। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। शैल लुढ़क कर, चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे हवाओं में टूट जाती है। छोटे छोटे क्या होता है, टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, जमा कर दिए जाते हैं। जो हवा रहती है वे क्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देती हैं। ये अदृढ़ अवसाद बदलकर एक कठोर हो, दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बन जाते हैं। इस प्रकार के बने अवसाद को हम शैल को हम क्या कह देते हैं, अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों के बने होते हैं। ठीक है, तो देखो इनमें इन्होंने कहा है जो क्या है, अवसाद। अब इसके बाद जो दूसरी शैल है हमारी वह है अवसादी शैल। अब अवसादी शैल का निर्माण कैसे होता है, अब हमने देखा कि अग्नेय शैल का जो है हमारा निर्माण हो गया। अब अग्नेय शैल क्या है, बनी रही, पर इसमें क्या है, हवा और जो इतने भी बाह्य कारक होते हैं, हवा हो गई, पानी हो गया, इनके कारण जो क्या है यह टूटने लगा। ठीक है, इसमें क्या हो गया, टुकड़े पड़ने लगे, इनमें दरार पड़ गई। अब इनमें जब दरार पड़ गई तो ये क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए। अब ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे भी पहुंचे, और वहां पर ये क्या होगा, अवसाद जब इकट्ठा हो जाता है और क्या होता है, जैसे प्रेशर लगा और क्या हो गया, एक शैल का रूप ले लिया इन्होंने। ठीक है, जब अग्नेय चट्टान टूटती है तो उसे क्या कह दिया जाता है, अवसादी। टूट कर एक शैल का रूप ले लेती है। ठीक है, दब कर, दाब ताप के प्रभाव से ये क्या हो जाती है, फिर अग्नेय चट्टान का रूप क्या हो जाता है, अगला रूप क्या हो जाता है, अवसादी हो जाता है। ठीक है, ये इकट्ठे होने लगती हैं और जिसके कारण इसे क्या कह दिया जाता है, अवसाद के इकट्ठे होने के कारण बनी होती है, इसलिए इन्हें क्या कह दिया जाता है, अवसादी शैल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें अवसादी शैल कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। अब इनमें क्या होता है, इनमें जीवाश्म भी होता है। इनमें आपके लिए याद रखना है, जो ये क्या होती है, अग्नेय चट्टानें होती हैं, इनमें क्या रहता है, जीवाश्म नहीं होता।
बल्कि इसमें अपसादी जो चट्टानें होती हैं इनमें जीवाश्म होता है। जीवाश्म मतलब जीवों के अंश, मतलब जैसे कि कहीं पर भी कुछ रहा हो, जैसे कि आप मान लीजिए अग्नेय जो है वह क्या है, लावा से निकलती है और इतने ज्यादा टेम्परेचर में होती है कि यहाँ पर अपसादी जो जीवाश्म है वह नहीं रहते। अब जीवाश्म होते क्या है, जीवाश्म का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए मैं था, ठीक है, मेरी डेड बॉडी कहीं दब गई या कुछ हो गया, ठीक है, या पेड़ पौधे हो गए, जो चीज दब गई और कई हजारों साल तक वो क्या दबी रही, ठीक है, उसके बाद जो क्या है उसके जो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अगर हम वहां पर खोदे और पता चलती है कि ये यहाँ पर कुछ ऐसी चीज रही होगी, यहाँ पर इंसान पाए जाते होंगे, जो उनके जो बच्चे कुछ क्या है, जैसे पता कर लेते हैं कि भाई ये जानवर था, ये इंसान था, तो ये क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जीवाश्म किसमें पाए जाते हैं, अपसादी जो चट्टानें होती हैं उनमें क्या है, जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपको याद रखना है। आग्नेय और अपसादी सेल उच्च दाब एवं ताप के कारण कायांतरित रूप में परिवर्तन हो जाती हैं। उदाहरण के लिए यह चिकनी मिट्टी और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन हो जाती है। अब देखो, जब अग्नेय किसमें परिवर्तित हुई, अपसादी में। अपसादी को क्या हुआ कि अपसादी चट्टानें जब ये क्या होती हैं और जब घिसने लगती हैं तो आप देखोगे तो ये क्या होती हैं, कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, कायांतरित चट्टानों में क्या होने लगती हैं, परिवर्तित हो जाती है। पहले अग्नेय से क्या बनती है, अपसादी। अपसादी भी उस प्रक्रम से जुड़, जैसे कि हमने देखा कि यह टूट के क्या बनी, ये फिर इसके बाद क्या बनती है, हाँ, कायांतरित चट्टानें बनती है। जैसे कि इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या ले लेते हैं, संगमरमर जो है वह क्या है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारतें बनाने के लिए किया जाता है। पत्थरों के उपयोग से कई सारे गेम्स भी खेले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। यहां पर एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की यह प्रक्रिया सेल क्रम कहलाती है। अब जैसे कि आपने देखा कि हमने जो पूरी प्रक्रिया देखी यहां से, ठीक है, ये कायांतरित चट्टान बन गई, ये सारी यहां तक तो आपने देखा, पर इसके बाद जो प्रक्रिया होती है ये सारी क्या हो जाती है, ठीक है, सेल क्रम कहलाती है। किस प्रकार से, देखो अपसादी को हमने देखा, सॉरी अग्नेय जो क्या है ज्वालामुखी से निकली, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ये क्या हो गई, अपसादी में कन्वर्ट हो गई। अपसादी किसमें हो गई, कायांतरित चट्टानों में। पर कायांतरित चट्टानें जब नीचे पहुंच जाती हैं और क्या है, अधिक दाब और ताप के कारण ये फिर क्या है, पुनः द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाती है और फिर क्या हो जाती है, फिर क्या होती है, लावा के रूप में ऊपर आ जाती है और फिर अपसादी रूप चट्टान का रूप ले लेती है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, ये जो पूरा परिक्रम रहता है, जो ये पूरा चक्कर रहता है, इसे क्या कह दिया जाता है, सेल चक्र। क्या कहा जाता है, इसे सेल चक्र कहकर संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो समझ गया किस प्रकार से अग्नेय चट्टान बनी, अपसादी चट्टान बनी, कायांतरित चट्टान बनी। कायांतरित चट्टान के बाद क्या हुआ कि किस प्रकार से सेल क्रम का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है, ये यहां पर दिखाया गया है। सेल विभिन्न खनिजों की बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह किया जाता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम, जिनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक बनाने में, जैसे ठीक है, लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि ये क्या रहते हैं, सब खनिज रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस चैप्टर में क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन से सेल पाए जाते हैं, ये सब यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या थी इसमें, यहाँ पर हमने देखी कि इसमें पृथ्वी के अंदर, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या था, पृथ्वी के अंदर। ये जो चैप्टर था इसमें हमने ये सारी चीजें देखी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और अगर दोस्तों कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स पर भी क्या है पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।